नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ आपके ही बहुत डिमांड पे, कुछ बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर फार्मासिस्ट एग्जाम कैसे क्रैक करना है, उसके कुछ स्ट्रैटेजी बताइए। क्योंकि ये जॉब भी बहुत रिप्यूटेड है और बहुत आराम से पैसे भी इसलिए कमाते हो, बहुत टेंशन वाली बात नहीं होती इसमें। 9 बजे जाते हो आप 2 बजे फ्री हो जाते हो, उसके अलावा आपका टाइम पूरा फ्री होता है एंड इट्स अ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी जॉब। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती, जहां पे सैलरी भी ठीक है और सुकून भी है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि फार्मासिस्ट एग्जाम को क्रैक कैसे करते हैं। और तो आज हम वीडियोस में ये पूरा देख के आप घबराइए मत बिल्कुल भी। ये आपके लिए इसलिए लिख के लाता हूं मैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके ये सारा सिलेबस, ये स्मार्ट सिलेबस आप इसको लिख लो। तो मैं थोड़ा सा साइड होता हूं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे कि फार्मासिस्ट का एग्जाम देने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम, वी आर गोइंग टू डिस्कस। देन आफ्टर दैट which are the agencies that are going to conduct the pharmacist exam, कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज है जहां पे फार्मासिस्ट एग्जाम की भर्ती निकलती है, वैकेंसी निकलती है। वो सारी संस्थाओं के बारे में जानेंगे, कौन से सेंट्रल जॉब है, कौन सी स्टेट जॉब है। दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके अलावा इसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल मेहनत सभी लोग कर रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, आप कुछ भी डालो यूट्यूब पे आपको मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। यू शुड बी वेरी लिमिटेड और आपको मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। सो देयर शुड बी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रहा है, स्मार्ट सिलेबस पे। इस सिलेबस को मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया, जो भी मैंने एग्जाम दिए हैं, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, होल एक्सपीरियंस आई हैव दिस इंक्लूडेड इन डिजाइनिंग दिस स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, तो ये स्मार्ट सिलेबस जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, आप कह सकते हो। उसके अलावा इस एग्जाम की ये स्मार्ट सिलेबस जो फार्मेसी का है, उसके अलावा और क्या क्या पार्ट्स कवर होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके। तो लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सवाल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। सो बेसिक क्राइटेरिया फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इज डी फार्मा प्लस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब कहेंगे साहब ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या है? देखो, डिप्लोमा इन फार्मेसी तो होना ही चाहिए, उसके अलावा फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहां से? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर यूपी का बंदा है तो यूपी फार्मेसी काउंसिल लखनऊ से, अगर उत्तराखंड का है तो देहरादून से, उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल, दिल्ली का है तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल। ही और सी शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? बी फार्मा, यानी कि डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों बंदे देते हैं, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? बी फार्मा प्लस रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस। उसके अलावा बी फार्मा प्लस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपका होना ही चाहिए। यू शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक चीज क्लियर कर दूं कि कुछ बच्चों को लाइसेंस नहीं पता होता, कुछ बच्चों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं क्लियर होता। तो जब आप भाई पढ़ाई करते हो तो आपको एक क्या मिलता है? सर्टिफिकेट, मार्क्स की लिस्ट मिलती है फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर। अगर बी फार्मा का एग्जांपल लूं तो मैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो, डिग्री मिलती है। तो एक तो अंक प्रमाण पत्र मिलता है जो मार्कशीट होती है, दूसरा आपको डिग्री मिलती है, तीसरा आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है जब फाइनल ईयर में चले जाते हो। चौथा क्या होता है, जब आप जहां पे भी अप्लाई करते हो, जो आपके लिए जहां पे आप अपना पेशा खोलना चाहते हो, मेडिकल खोलना चाहते हो या फिर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, तो वहां से आप लाइसेंस लेते हो उस एरिया से। किसका? मार्केटिंग इंस्पेक्टर से लेते हो या व्यापार मंडल का लाइसेंस होता है। ठीक है, तो उसको लाइसेंस बोलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, लाइसेंस नहीं है। तो चार चीजें हैं, एक तो मार्कशीट आपकी हो गई, डिग्री हो गई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा पीसीआई का, लाइसेंस होगा जिस एरिया में आप व्यापार करना चाह रहे हो। तो ये चीजें क्लियर आपको होनी चाहिए। चलो, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, यानी कि डी फार्मा प्लस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर बी फार्मा प्लस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। कभी कभी क्या होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी तो वहां लिखा रहेगा डी फार्मा या बी फार्मा विथ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विथ द फार्मेसी एक्ट 1948। लेकिन जब स्टेट की वैकेंसी आएगी तो उसमें लिखा रहेगा कि इट शुड बी या कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द
अगर यूपी का है तो यूपी फार्मेसी काउंसिल, अगर मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। तो इससे क्या अंदाजा लगता है, इससे अंदाजा लगता है कि वो वैकेंसी स्टेट की है, तभी इस पे पर्टिकुलर क्राइटेरिया लिख दिया हुआ है, क्योंकि वो स्टेट चाह रहा है कि उसकी वैकेंसीज वहीं पे रहे, केवल वहीं के लोग एग्जाम दे सके। रजिस्टर्ड विद राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, रजिस्टर्ड विद आंध्र फार्मेसी काउंसिल, रजिस्टर्ड विद तेलंगाना फार्मेसी काउंसिल, रजिस्टर्ड विद उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल। इट मीन्स इट्स अ स्टेट वैकेंसी। ठीक, चलिए अब इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता लग गई कि कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, पता कहां से लगेगा, इंटरनेट से, बहुत सारी वेबसाइट है, वहां से आप चेक कर सकते हो फार्मासिस्ट के एग्जाम के। ठीक है, उसके अलावा ये फार्मासिस्ट की जो मैंने लिखा हुआ है पूरा सेक्शन, आप देख के घबरा रहे होगे कि सर ये इतना क्या छाप के ले आते हो आप। छाप के नहीं ले आता हूं ताकि कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो और आपके पास एक नोट हो। अभी मैं जब यहां गोला गोला कर दूंगा तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए अब देखो, पहले मैं इसको इरेज करता हूं। एक मिनट, जरा मैं डस्टर ले लूं। हाँ, डस्टर मैंने पीछे रख दिया हुआ था। तो चलो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बात कर ली, इतना स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है ताकि आपको बता दूं। चलो अब देखो, इसमें कराता कौन है, फार्मासिस्ट एग्जाम में से हवा में तो वैकेंसी आ नहीं जाती, तो इसके लिए कुछ एजेंसीज है। RRB यानी रेलवे की वैकेंसी। रेलवे की वैकेंसी हमेशा सेंट्रल वैकेंसी होती है रेलवे की। ठीक है, वो आपके स्टेशन के बगल में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, आपके कहीं भी पूरे इंडिया में लग सकती है। रेलवे रिक्रूटमेंट, इसको कराने के लिए कोई एजेंसी तो होगी ना, कोई संस्था तो होगी, उसको बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB। अभी 2019 में वैकेंसी आई हुई है, मेरे कई साथी भी हुए हैं उसमें। ठीक है, और उसके बाद ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC, ये भी सेंट्रल वैकेंसी है। उसके अलावा CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यहाँ पे भी मेरा एक कलीग है, मेरा दोस्त खुद का, मेरा पार्टनर खुद है यहाँ पे, हाँ, CGHS में फार्मासिस्ट है, तो वहां से मैंने उस बंदे से भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आप जो देखते हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और PHC पे कौन करता है, आपकी राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो अगर मान लो जैसे यूपी में है, तो यूपी में कौन करेगा, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, उसके अलावा अगर दिल्ली में है तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, यानी वो स्टेट वैकेंसी देती है, यानी ये स्टेट बोर्ड है। यूपी के लिए UPSSC या फिर DSSP, ये दिल्ली के लिए, ये स्टेट वैकेंसीज है, तो वो कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, PSC पे या कहीं भी निकाल देंगे। उसके अलावा जो वैकेंसीज होती है, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू आती है, SSC निकालता है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। ठीक है, उसके अलावा PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो मिनी रत्ना कंपनी, महारत्ना कंपनीज हैं, ठीक है, गेल, सेल, भेल, ये सारी जितनी भी हैं, ये कितनी है, नवरत्ना कंपनीज है, महारत्ना कंपनीज है ये। तो PSUs यहाँ पे भी निकलती फार्मासिस्ट की वैकेंसी, कि कोल इंडिया लिमिटेड में निकली हुई है, कहाँ पे, झारखंड में निकली हुई है, चलो सेल में निकली हुई है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वहां पे निकली हुई है, तो ये PSUs होती हैं। उसके अलावा जितने भी लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं कि आर्मी में मेरा हो जाए, तो आर्मी में आप एज ए सोल्जर भी जा सकते हो, एज ए फार्मासिस्ट भी आपकी एंट्री होती है। तो अगर देश के लिए जज्बा है आपके अंदर, तो यू कैन गो थ्रू दिस पैरामिलिट्री फोर्सेस फार्मासिस्ट के तौर पे। तो वहां के फार्मासिस्ट को भी बंदूक चलाना सिखाया जाता है, बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो पैरामिलिट्री में कौन से हो गई आपकी, BSF वगैरह, असम राइफल्स हो गए, CRPF हो गया, CISF हो गया, इन सारी फोर्सेज में फार्मासिस्ट की वैकेंसी होगी। लेकिन इनका क्राइटेरिया क्या, फिजिकल चाहिए ही होता होगा भाई, अच्छा तगड़ा बंदा होगा तभी तो वो काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें समझ में आ गई, कौन सी एजेंसीज कराती है, यानी कि ये क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, एक सूचना जारी करेंगे आपके लिए कि फार्मासिस्ट की इतनी पोस्ट आई हुई है, उसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ लिखा रहेगा, एग्जाम कब होगा, सारी चीजें पूरी डिटेल में होती है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आएगी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, विच एजेंसीज आर गोइंग टू टेक द एग्जाम ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक, चलो कभी कभी ऑनलाइन भी एग्जाम हो जाता है, कभी कभी ऑफलाइन भी एग्जाम होता है। चलो ये तो सारी चीजें समझ में आ गई, अब समझ में तो आ गई। अब सिलेक्शन कैसे लेंगे, तो सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी। ऐसा क्यों बोल रहा है स्मार्ट वर्ड, क्यों, क्योंकि पढ़ने को सब लोग पढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया में कितनी फार्मेसी लोग किए हुए हैं सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ सिलेक्टेड का होता है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट सिलेबस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट स्ट्रेटजी दे आर गोइंग टू सेलेक्ट। तो ये जो स्मार्ट सिलेबस मैंने डिजाइन किया हुआ है, it is totally based on my own experience and I am very confident, I am very sure that you are going to get the selection। ये मिनिमम सिलेबस इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी। अब स्मार्ट सिलेबस क्या है, आप देखो पूरा बी फार्मा का सिलेबस वही DI के लिए होता है, जीपैट के लिए वही, नाइपर के लिए वही, फार्मासिस्ट के लिए, लेकिन आपको एक सिलेबस डिजाइन करना होगा। और वो कैसे करोगे, पिछले साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे, सिलेबस को देखोगे जो है, और उस पर एक आप कंक्लूजन पे ड्रॉ करोगे कि ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले पढ़ना जरूरी है। तो फार्माकोलॉजी,
फार्माकोलॉजी के लिए सबसे अच्छी बुक मैं समझता हूँ केडी त्रिपाठी है, जो सभी लोग समझते हैं। अब फार्माकोलॉजी पढ़नी कैसी है, ये मैं आपको ड्रग इंस्पेक्टर वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, नाइपट जीपैट वाले में भी बता चुका हूँ, यहाँ भी एक बार रिवीजन कर देता हूँ आपका। क्योंकि देखो हर एग्जाम के रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब जैसे डीआई है तो डीआई में जूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छा पूछा जाता है। फार्मासिस्ट तो आपको दवाओं का नॉलेज होना चाहिए। सपोज करो कि एक जगह फार्मासिस्ट के तौर पे काउंटर पे बैठे हुए, तो आपको दवाओं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, साइड इफेक्ट पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, तभी तो आप दूसरे पेशेंट को दवा दे पाओगे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या, आपकी कोलॉजी की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना है फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। अब पढ़ना कैसे कोलॉजी को, क्लासिफिकेशन पढ़ो किसी चीज़ की, कोई भी दवा हो, चाहे एंटी अल्सर हो, एनएसएआइड्स हो, कोई भी हो, उसका क्लासिफिकेशन आप पढ़ो। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ो, ठीक है, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन। उसके अलावा साइड इफेक्ट पढ़ो, साइड इफेक्ट के अलावा क्या, ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ो, ठीक है। ये पैटर्न होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि आपको एंटी अल्सर पढ़ना है, तो एंटी अल्सर उठाओगे केडी त्रिपाठी में, तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लो। उसके अलावा मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्ड दवा का नहीं पढ़ना, जो प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग है। जैसे मान लो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपने एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ा, तो उसमें प्रोटोटाइप को ना निफेडिपिन, तो वो निफेडिपिन के बारे में आपने पढ़ लेना है, ठीक है। और कुछ ड्रग ऑफ चॉइस होती है, मतलब कि उस पर्टिकुलर बीमारी में दे, जैसे ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा में फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या है, व्हाट इज द सेकंड लाइन थेरेपी, व्हाट इज द थर्ड लाइन थेरेपी इन दिस ग्लूकोमा, व्हाट इज द बेसिक ट्रीटमेंट यूज फॉर द फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ होनी चाहिए पता, ठीक है। उसके बाद सिंड्रोम्स बड़े पूछे जाते हैं इसमें। अब देखो ये तो सारी चीजें करनी है। उसके अलावा इससे पहले अब आप देखो फार्मासिस्ट हो तो आपको डोज मैनिपुलेट भी करना पड़ता है, तो आपको डोज कैलकुलेशन आना चाहिए। इसलिए आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आप मेथड ऑफ एलिगेशन पढ़ते हो और पोसोलॉजी पढ़ते हो। पोसोलॉजी में जितने सारे फार्मूले, वो सब फार्मूला याद रख लो, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ एलिगेशन मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या होता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है फार्मासिस्टिक एग्जाम में कि इतना परसेंट ये सोल्यूशन दिया हुआ है, अब उतने 10% से हमें 2% बनाना, इतना एमएल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, उसी को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिगेशन, ठीक है। वो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज जो है एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए। क्यों, डोज और एनाटॉमी यही दो चीजें हैं जो फार्मासिस्ट को डीआई के एग्जाम से डिफरेंशिएट करते हैं। रिमेनिंग सिलेबस इज सेम, लेकिन यहां पे मैंने बोला ना रिक्वायरमेंट अलग होती है। यहां पे फार्मासिस्ट को डोज पता होना चाहिए। डीआई एग्जाम में डोज नहीं पता तो काम चल जाएगा, लेकिन यहां डोज पता होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को आप दे रहे हो, आपको एनाटॉमी कहां पे दे रहे हो, किस चीज के लिए दे रहे हो, वो पता होना चाहिए। और डीआई में क्या है कि वो चेक करता है, उसके स्टैंडर्ड्स को चेक करता है, कानूनी दावपेच उसको पता होना चाहिए। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस वहां बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉलेजों के साथ साथ, ठीक है। तो ये चीजें समझना कि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। तो यहाँ पर डोज बड़ी पढ़नी है। इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स होगी उनकी डोज याद रखना कि रिफाम्पिसिन कितने एमजी डोज दी जाती है, पैरासीटामोल कितने एमजी डोज दी जाती है, ठीक है। एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए कि लीवर में क्या क्या होता है, कौन से बाइल कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, हार्ट कितना चैम्बर होता है, एट्रियम क्या होता है, वेंट्रिकल्स क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। स्पाइनल कार्ड में कितनी डिस्क वगैरह कितनी है, कहाँ से L1 से लेकर L3 कितना भेद, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंड्रोम्स हमें याद करने, जैसे मान लो कुछ कॉमन ड्रग्स, रेस सिंड्रोम, कौन सी ड्रग से रेस सिंड्रोम हो रहा है, कौन सी ड्रग से रेडमैन सिंड्रोम हो रहा है, जैसे वाइनकोमाइसिन, रेडमैन सिंड्रोम, तो ये एक पेज पर लिख लेना है। उसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन भी फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने मान लो 2-3 दवाएं लिख दी, अब एक दवा दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है, उसको साइड इफेक्ट होगा पेशेंट को, तब तो आपको ड्रग इंटरेक्शन की भी जानकारी होनी चाहिए। आप एज्यूम करो ना यार कि आप काउंटर पे बैठे हुए हो, चाहे सीजीएचएस में बैठे हुए, चाहे आप आरआरबी में कहीं भी फार्मासिस्ट के तौर पे बैठे हुए, तो आपके पास पर्चा आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो आप पेशेंट को लिख रहे हो, तो क्या आपको ये जानकारी नहीं होनी चाहिए, पता नहीं होना चाहिए कि कौन सी दवा किसके साथ रिएक्शन हो रही है। ड्रग इंटरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे टेट्रासाइक्लिन, उसको कैल्शियम कंपाउंड के साथ आप नहीं दे रहे हो, दिस आर द बेसिक ड्रग इंटरेक्शन, आपको पता होना चाहिए। एंटीडोट्स, कभी कभी पॉइजनिंग के केसेज आ जाते हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पॉइजनिंग के केसेज आ जाते हैं, कौन देखता है वहां पे, फार्मासिस्ट पहले इनिशियली उसको फर्स्ट एड देता है, फिर उसके बाद डॉक्टर आते हैं, ठीक है। तो एंटीडोट्स आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कैल्शियम की पॉइजनिंग हुई तो क्या दिया जाएगा, लेड की हो गई तो क्या दिया जाएगा। तो ये पूरे का एक चार्ट बना लेना, केडी त्रिपाठी में दिया हुआ चिलेटिंग एजेंट के नाम से। वैक्सीन्स पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ये पता होना चाहिए आपको। लाइव वैक्सीन है कि एटेन्यूएटेड है, बीसीजी लाइव है कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ड्रग्स यूज्ड इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेग्नेंट पेशेंट भी तो बहुत फीमेल्स वहाँ पे केसेज आते हैं। ऐसी फीमेल कोई अगर आई पेशेंट वो प्रेग्नेंट है, तो कौन सी दवा सेफ है नहीं सेफ है, ये भी आपको जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी का पर्चे को क्रॉस चेक करते हो, फिर डॉक्टर से चेंज करवाते हो दवा, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें, मतलब पैटर्न क्या होगा, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग इंटरेक्शन
और ड्रग इंटरेक्शन, ये 5 चीजें पढ़नी है हर टॉपिक में। लेकिन उसके अलावा हमें क्या क्या और पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंड्रोम्स, एंटीडोट्स, वैक्सीन्स, ठीक है, ये प्रेगनेंसी में कौन सी क्लिनिकल ट्रायल, और डोज कैलकुलेशन और एनाटॉमी पे काफी फोकस रखना है हमें अगर फार्मासिस्ट का एग्जाम देने जा रहे हो। चलो, उसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट सेकंड 3 दे रखा है ना मैंने, अब घबराओ मत, ये मैंने वेटेज पे दे रखा, सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है, तो फार्माकोलॉजी। लगे हाथ आपको फार्माकोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, आपको पूरी बुक तो आप पढ़ोगे नहीं मोटी, तो मैं थोड़ा सा एक जगह मैंने नोट कर रखा है, मैं आपको फटाफट बोल देता हूं। जैसे देखो, एएनएस सिस्टम आप पढ़ते हो, उसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक, माइग्रेन। आप देखो कि कौन से फार्मासिस्ट के एग्जाम जब होता है तो कौन सी बीमारियां लोग लेके ज्यादा आते हैं, डायबिटीज के पेशेंट आते हैं, तो जैसे देखो माइग्रेन, सर दर्द किसी को हो रहा है, एनएसएड्स, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कफ है, ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट ज्यादा आते हैं, ठीक है, इंसुलिन वाले पेशेंट आते हैं, डायबिटीज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, ये पढ़ना है, कंट्रासेप्टिव्स वाले आते हैं, सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स आते हैं, एंटीलिप्रोटिक आते हैं, एंटीसाइकोटिक आते हैं, ये सारी दवाएं जो आपको, ये कैटेगरी आप याद रखिए कि कोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ना है, इसको मैंने एक पेज पे लिखा हुआ है। उसके अलावा ओपियोइड एनाल्जेसिक जैसे मॉर्फिन, कोडीन, एंटी अरिथमिक, एंटी एंजीनल और एंटी हाइपरटेंसिव, ये तीनों जो है कार्डियोवास्कुलर में पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक्स, पेप्टिक अल्सर, कंस्टिपेशन में सल्फोनामाइड्स, और उसके अलावा एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी फंगल, तो ये सारी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो आप देखते हो कि एंटी फंगल वाले, किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ, अरे साहब ये जरा फंगल इन्फेक्शन हुआ, दे दीजिए जरा दवा, मेडिकल शॉप से आके ले जाते हैं। तो ये सारी कॉमन दवाएं हैं जो आप काउंटर पे देखते हो, जो लोगों को होती है प्रॉब्लम्स। तो ये सारी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए पहले पढ़ के जाना। क्या पढ़ोगे, वही क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, खत्म। चलो, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी हो गई। अब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए बुक कौन सी फॉलो करोगे आप, एनके जैन, ठीक, एनके जैन फॉलो करते। अब देखो जूरिस्प्रूडेंस तो इतनी मोटी सी बुक है एनके जैन की, पूरी नहीं पढ़नी भाई, 3-4 टॉपिक पढ़ो। और आपको बता दूं कि मैं फार्माकोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूं मैं, आप वीडियोस को देखते रहा करो, ठीक। तो इसमें एक्ट या ईयर, इसमें आप जूरिस्प्रूडेंस जब पढ़ोगे तो इसमें एक्ट पढ़ोगे। फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948 में। डीएनसी एक्ट कब आया था, 1940 में। नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कब आया था, ड्रग प्राइस कंट्रोल कब आया था, 1990। तो ये सारे एक्ट और उसके ईयर आपके एक पन्ने पर लिख लो, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, शेयर भी करूंगा नोट्स। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इनोवेटर्स अड्डा के नाम से, आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बनाया, उस पर भी नोट्स मैं शेयर करता रहता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक शेयर करते ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो एक्ट और ईयर ये भी आपको देखना है। शेड्यूल्स, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, देखो ये दोनों टॉपिक मैं स्टार्ट कर चुका हूं, दोनों सब्जेक्ट ऑलरेडी अपने चैनल पे। तो जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल्स की वीडियो बन चुकी है, अब जाकर उसको प्लीज देखिए। शेड्यूल्स आपका एक टॉपिक यहां से कवर हो गया। फॉर्म्स, फिर कमेटी बहुत सारी होती है, फिर काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, उसमें कितने मेंबर है, कौन नॉमिनेटेड है, कौन एक्स ऑफिसियो है, कौन इलेक्टेड है, और टोटल कितने मेंबर्स है, वो सारे पूछे जाते हैं। बस जूरिस्प्रूडेंस खत्म। जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा क्या है, खत्म हो गया जूरिस्प्रूडेंस। चलो, अब सूटिक्स, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, सूटिक्स का टीचर भी मैं हूं, तो अब इसमें क्या पढ़ना, पूरी सूटिक्स तो बहुत बड़ी है। आप फर्स्ट में जनरल फार्मेसी पढ़ते हो, फिर ये पढ़ते हो, क्या बोलते हो, फिजिकल फार्मेसी पढ़ते हो, फिर फार्मा इंजीनियरिंग पढ़ते हो, फिर बायोफॉर्म पढ़ते हो, फिर उसके बाद एनडीडीएस पढ़ते हो। सारी चीजें नहीं पढ़नी भाई, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, सिलेक्शन लेना है, पीएचडी नहीं करनी। चलो, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ा होगा, एनडीडीएस में पढ़ोगे। एनडीडीएस में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, तो एनडीडीएस में लाइपोसोम्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, रीसेल्ड एरिथ्रोसाइट्स, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब टैबलेट्स है, तो टैबलेट्स में क्या पढ़ना है, टैबलेट्स की क्लासिफिकेशन, उसको बनाते कैसे, वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, कंप्रेशन, ये कैसे करते हैं। उसके अलावा टैबलेट्स के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कितने पे किया जाता है, कौन सा apparatus किया जाता है, डिजोल्यूशन में कौन सा पीएच लिया जाता है, कितना लिया जाता है, वो सारी चीज़ आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। डिजोल्यूशन apparatus फर्स्ट टू सिक्स्थ कैटेगरी होनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएस फार्माकोपिया के हिसाब से क्या है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा डिफेक्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है टैबलेट्स का। आप कहोगे साहब ये कैसे आपको पता लगा कि यही टॉपिक पूछा जाता है, एनालाइज किया भाई, एनालाइज करके ही आपको पता लगेगा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जब देखोगे तब आपको पता लगेगा डेप्थ, ठीक है। तो आपको वहां पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर लिया। अब कोटिंग डिफेक्ट्स, कौन सी कोटिंग है, फिल्म कोटिंग है ये, और ये शुगर कोटिंग है, इसमें कौन से एजेंट होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, कोटिंग के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, क्रॉनिंग इफेक्ट कब होता है, ठीक है, कब ऑरेंज पील इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैप्सूल्स के बारे में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, मॉइस्चर कितना होना चाहिए, सस्पेंशन, इमल्सन, ठीक है, सस्पेंशन में फ्लॉकुलेटिन डिफ्लॉकुलेटिन के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। ये चार्ट में सब समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है। बहुत जल्दी सस्पेंशन इमल्सन में वीडियो आ जाएगी।
कॉस्मेटिक्स में क्रीम्स पढ़ना है, कोल्ड क्रीम क्या होती है, वैनिशिंग क्रीम क्या होती है, पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है। क्या मेन कंपोनेंट कोल्ड क्रीम में होता है, क्या मेन कंपोनेंट जो होता है इसमें होता है वैनिशिंग क्रीम में, कौन सी क्रीम ऑयल इन वाटर होती है, कौन वाटर इन ऑयल होती है, क्योंकि क्रीम्स तो इमल्सन होते हैं बेसिकली। और उसके अलावा जो आपको डेपिलेटरी में मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, थायो कंपाउंड्स, थायोसल्फेट कंपाउंड्स यूज होते हैं। डेंट्रीफ्राइसिस, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, तो उसमें कौन सा एब्रेसिव एजेंट यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एब्रेसिव की तरह यूज होता है। नील पॉलिश क्या होता है, उसमें पॉलिशिंग एजेंट क्या होता है, उसको रिमूव कैसे करते हैं, जिससे स्टोन लगा के मैला रिमूव कर देती हैं। ठीक है, तो सूटिक्स, जूरिस्प्रूडेंस, कोलोजी, तीनों हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाला फार्माकोग्नोसी। कहते हो साहब ये बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट, अपने टाइम पे पढ़ते थे, बड़ा रट्टा मारते रहते थे। ये बोरिंग नहीं है भाई, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, आपका सिलेक्शन फिक्स करती है ये, इसको हल्के में मत लो आप फार्माकोग्नोसी को। तो इसमें केमिकल क्लास आपको पढ़ना, देखो बहुत आसान है, इतना सारा चीज़ें नहीं पढ़ना आपको। तो इसको कोकाटे से आप पढ़ सकते हो, सी के कोकाटे, एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, फार्मेसी वाले जितने होंगे सबको पता होगा। ठीक है, केमिकल क्लास, कौन सी इंडोल एल्कोलाइड्स है, कौन सा एल्कोलाइड, वो सारी चीज़ें क्लास आपको पता होना चाहिए। एल्कोलाइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, टैनिन्स क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, दिस यू शुड डिस्कस। सिनोनिम्स, एक पन्ने पे सिनोनिम्स बना लो कि अर्गोट को क्या नाम बोलते हैं, नक्स वोमिका का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे फॉक्स ग्लो किसे कहते हैं, कौन से डिस्टाइल को फॉक्स ग्लो कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एक पेज पे आपको शेयर करूंगा, इंस्टा पे भी और दोनों पे शेयर करूंगा। केमिकल टेस्ट, एल्कोलाइड्स के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट किसके होता है, किलर किलानी टेस्ट किसके लिए होता है, ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, रेजिन्स में ये रेजिन्स पे कौन सा टेस्ट होता है, टैनिन्स कैटेचिव टेस्ट होता है उसमें। तो ये सारे टेस्ट, कौन सा रेजेंट यूज होता है, कौन सा कलर देता है, बस इतना। एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन्स और वोलेटाइल ऑयल, पांचों के टेस्ट नाम लिख लीजिए, कौन सा रेजेंट यूज होता है, क्या कलर होता है, बस खत्म, केमिकल टेस्ट खत्म हो गया पूरा। उसके बाद ड्रग का फीचर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी ड्रग में कौन सा ट्राइकोम्स पाया जा रहा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, स्टोमेटा कौन सा, सनकेन है या फिर एन आइसोसिटिक कौन सा, बार्क है, गिलिप्स है। इतना ही तो पढ़ना है मेरे भाई, कहाँ ज़्यादा पढ़ना है आपको सिलेबस। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो, अब उसके अलावा 5वें नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने रखा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब एनालिसिस में आप देखोगे तो 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। एनालिसिस में टाइट्रेशन बहुत पूछता है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इन सब का इंडिकेटर बहुत पूछता है, ग्राफ किसके किसके बीच होता है, इंडिकेटर कौन से यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में जनरली डिटेक्टर्स पूछता है, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, HPLC है, TLC है, तीनों में डिटेक्टर्स कौन से यूज होते हैं वो आपको याद रखना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR आपसे पूछता है, IR पूछता है, मास पूछता है, यूवी विजिबल कितना होता है, कितने नैनोमीटर पे होता है, कितने एंगस्ट्रॉम पे होता है, IR, NMR, मास, इन सब में डिटेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिटेक्टर्स इसमें पूछता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। ठीक है, पहले स्ट्रेटजी पता लग जाए। और ये कोलोजी मैंने, जूरिस्प्रूडेंस, सूटिक्स, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी, आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे, इन सब के भी वीडियोस धीरे धीरे आ जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलो, माइक्रोबायोलॉजी क्यों रखा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें भी। स्टरलाइजेशन टेक्निक, देखो माइक्रोबायोलॉजी पूरी नहीं पढ़नी, आप सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ते हो सेकंड ईयर में, बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन आपको बड़े सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे स्टरलाइजेशन टेक्निक, ऑटोक्लेविंग किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे, 121 डिग्री सेल्सियस 15 PSIC, हॉट एयर ओवन 2 आवर्स कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स बड़ा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है कि ड्राई या फिर हॉट एयर ओवन के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन, या हॉट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन के लिए कौन सा, कितना एंगस्ट्रॉम पे यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या है वो। स्टेनिंग टेक्निक्स बड़ी पूछी जाती है कि जेल नेल्सन क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होती है, उसमें डाइस पूछे जाते हैं कि प्राइमरी डाई कौन सी है, सेकेंडरी डाई कौन सी है। ये सारी चीजें मैं आपको तरीका भी बता रहा हूं कैसे पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट और डायग्नोसिस, विडाल टेस्ट किसके लिए यूज होता है, कौन सा टेस्ट, MP टेस्ट किसके लिए होता है, मलेरिया के लिए होता है, ये सारे टेस्ट का नाम याद रखना है। तो ये दिस वाज द ओवरऑल स्मार्ट सिलेबस। इसके अलावा बायोटेक वगैरह थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्लोनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं श्योर हूँ कि इतने से ही आपका सिलेक्शन हो जाना है, लेकिन आपको थोड़ा सा और चीज़ें कवर अप करोगे तो आपकी रैंक बहुत बेहतर होगी, आप कट ऑफ लिस्ट में होगे, क्योंकि जितनी सीट है उससे कम रैंक ले आनी, उसी की रैंक में ले आनी है ना अंदर। ये एडमिशन का टेस्ट नहीं है, ये सिलेक्शन का टेस्ट है। अगर 100 सीट है तो 100 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी, तभी जाके आप सेलेक्ट होगे। ठीक है, चलो, तो दिस वाज द स्मार्ट सिलेबस। ये हो गया आपका फार्मेसी का सिलेबस। फार्मासिस्ट के एग्जाम में फार्मेसी के सिलेबस के अलावा
थोड़ा सा जीएस भी पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिक्स थोड़ा सा पूछा जाता है, हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है, इंग्लिश। अब आपको बताता हूँ, देखो पैटर्न क्या होता है जनरली, ये स्मार्ट स्टडीज में अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये तो हमारा लास्ट पॉइंट है, कैसे हम फाइनली हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे किसी का पैटर्न हो गया 100 + 25 का हो गया, यानी किसी का 100 + 100 का हो गया। देखो जैसे पैटर्न सबका अलग होता है। अब जैसे रेलवे हो गया, ईएसआईसी हो गया, इनका पैटर्न क्या होता है कि 100 आपका फार्मेसी का क्वेश्चन होता है, ये पूरा सिलेबस होगा, 25 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। डीएसएसबी में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है कि 100 इसके होंगे, 100 आपके इसके हो जाएंगे। तो यानी कि ये पोर्शन भी आपको छोड़ना नहीं है। ये तो फार्मेसी का आप करोगे ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वीक पॉइंट होता है। अगर इस पर आपने कमांड कर लिया ना, तो सिलेक्शन आपका 100% है, टॉप करने के कगार पे हो आप। तो जैसे जनरल अवेयरनेस ऐसे सिंपल पूछ देता है, कौन सी विटामिन की कौन सी कमी होती है, कौन सा स्पोर्ट किसने जीता, करंट अफेयर थोड़ा बहुत पूछता है। इतना तो आप न्यूज़ पढ़ते होगे यार, आपको सब पता होगा इतना सारी चीज़। रीजनिंग में पूछ देता है कोडिंग डिकोडिंग, ABCD लिखा है तो इसको डिकोड करके क्या लिखेंगे। उसके अलावा मिसिंग नंबर्स, 4 नंबर दे देगा, ये नंबर बीच में कौन सा नंबर भरा जाएगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन, इनके ये ताऊ हैं, ये हैं, तो उसको फूफा कौन किसका क्या लगेगा, ये पूछा जाता है ब्लड रिलेशनशिप में, ठीक है, कि कौन किसका क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें। मैथ में प्रॉफिट लॉस अगर आप पढ़ लो, इंटरेस्ट पढ़ लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज क्या होता है, एज कैसे कि ये बंदा जो है 5 साल पहले ये एज थी, अभी इसकी एज ये है, बाद में कितनी हो जाएगी, ये एज रिलेटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें भी सारे नहीं पढ़ने, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने ब्लैक सर लिख रखे हैं ये पढ़ लो तो आप काम हो जाएगा। हिंदी लैंग्वेज में क्या होगा, अपने पर्यायवाची होगा, अब विलोम आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, पूरा पैराग्राफ दे देगा, उसमें 4 क्वेश्चन दे देगा पैराग्राफ से, उसी को आपको 4 पैराग्राफ पढ़ के उसका आंसर टिक लगाना होता है, उसी को कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन दे देता है या इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन दे देगा। कुछ एग्जाम में दोनों पूछ देता है, कुछ एग्जाम में ऑप्शन, जैसे जैसे आपका मान लो ये है सीजीएचएस में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चुनना होता है आपको, डीएसएसबी में दोनों दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात होती है। तो ये सिलेबस भी पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, ये आपकी रैंक बहुत बेहतर करता है, ये सिलेक्शन फिक्स करता है, आपको छोड़ना नहीं है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी पे। मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, थोड़ा आपको बहुत देख के बहुत टेंशन हो गई होगी कि सर इतना सारा लिख के ले आते हैं, लिखता नहीं होगा, ये आपके लिए कि ताकि नोट्स आपके पास रहें सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, स्मार्ट स्ट्रेटजी, ठीक। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है और आती कहाँ से, हवा में तोड़ के आ नहीं जाती, सीखने से मिलती है, जैसे कि मैंने सीखा है ये चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले किसी एग्जाम की तैयारी आप क्या करते हो, पहले सिलेबस देखते हो उसका, ठीक। सिलेबस देख लिया आपने, सिलेबस देखने से आपको पता लगता है कि आपकी औकात क्या है, आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे, क्रैक कर पाओगे नहीं कर पाओगे। औकात बढ़ को निगेटिव में ना लें कृपया करके, ठीक है। मतलब अंदर से फीलिंग आती है कि वेदर आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। सिलेबस आपने देखा, चलो हिम्मत बढ़ गई। अब आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेना है। PYQP का मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लेके देखना है। और ये सिलेबस कैसे मैंने डिजाइन किया होगा सोचो, इट इज टोटली बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। कि अब जैसे मैंने बोल दिया कि टैबलेट्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, कोटिंग पूछा जा रहा है, तो सिलेबस ही तो देखा मैंने कि फार्माकोलॉजी में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, सूटिक्स में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ठीक है। और टैबलेट्स में भी स्पेसिफिकली क्या पूछा जा रहा है, तो वो कैसे पता लगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, यानी कि डेप्थ पता लगेगा, सब्जेक्ट का वेटेज पता लगेगा, टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है पता लगेगा। आप कहते हो ना सर इंपॉर्टेंट कैसे डिसाइड करते हो, ये एनालिसिस पे। चलो अब उसके बाद क्या करनी है, स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, ठीक, प्लस प्रैक्टिस। आप कहोगे साहब ये प्रैक्टिस कौन सी बला गई, स्मार्ट स्टडी कैसे करोगे, स्मार्ट सिलेबस से। दुनिया भर का सिलेबस नहीं पढ़ोगे, स्मार्ट सिलेबस डिजाइन किया हो, इसको अपने कॉपी में लिखोगे, वही एक एक करके पढ़ते रहोगे आप, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है और उस क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर देना है। सपोज जैसे मान लो आपने टैबलेट्स पढ़ा, तो सबसे बेहतर तो ये होगा जिस दिन टैबलेट पढ़ा आपके पास कोई फार्मेसी का क्वेश्चन बैंक है, आप मार्केट में अवेलेबल होगा, देख लेना आप, टैबलेट्स के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, तो आपको पता लग जाएगा कि जो टैबलेट्स आपने पढ़ा है 100% क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो अब आपने टैबलेट पढ़ा, अब देखो कि ये सारे सवाल क्या लगा पा रहे हो आप, इट इज पॉसिबल फॉर यू टू जस्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा सा और डिटेल पढ़ने की जरूरत है उसको। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ है उसको यहाँ पे इस टॉपिक में ऐड कर दो, आपके नोट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। अब क्या करना है, ये प्रैक्टिस होती रह गई, अब आपको रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन। अब देखो रिवीजन का तरीका अलग अलग होता है सभी का। कुछ लोग क्या करते हैं, आज पढ़ा 3 दिन बाद पढ़ा, फिर 1 महीने बाद पढ़ा। कुछ लोग क्या करते हैं, सारा सिलेबस खत्म करके लास्ट में पढ़ते हैं।
तो अगर देखो, अगर ये फंडा आपकी टॉपिक पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रिवीजन लास्ट में करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं किया, तो रिवीजन आपको साथ साथ करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद रिवीजन हमने कर लिया। देखो रिवीजन बहुत जरूरी होता है, अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो लास्ट में एग्जाम में कंफ्यूज होने लगेगा, अरे यार ये ऑप्शन था कि ये वाला था। यू विल बी कंफ्यूज्ड वेदर दिस वाज द आंसर और दिस वाज द आंसर, क्या मैंने पढ़ा था, दिमाग लगाओगे, सर खुजाने लगोगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद रिवीजन बहुत जरूरी है। ये आपका, जैसे आप देखते हो कभी कभी प्रीलिम्स में, और एक ही एग्जाम इसका होता है, कोई 2 एग्जाम नहीं होता, एक ही एग्जाम देना, प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं होता फार्मासिस्ट में। तो यहाँ पर रिवीजन जैसे करोगे तो आपका स्कोर बढ़ता है ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो कोई बच्चा 100 नंबर कट ऑफ गया है, तो कोई 98 पर रुक गया, कोई 90 पर रुक गया, तो उसका नंबर क्यों, अगर वो रिवीजन किया होता ना, डेफिनेटली उसका स्कोर बढ़ता है। उसके बाद आपने सब कुछ कर लिया रिवीजन, आप जाओ टेस्ट दो। कौन सी सीरीज, टेस्ट सीरीज रीच कर लिया। अब इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, क्यों, क्योंकि ताकि टेस्ट सीरीज लगाओगे वो भी टाइम बाउंड मैनर में। टाइम बाउंड मतलब 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे अलार्म सेट करके, स्टॉप वॉच सेट करके लगाओगे। और जो इन्वायरमेंट, ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट ध्यान, जो जाके एग्जाम में घबरा जाते हो ना, क्वेश्चन छूटने लगता है, सांसें फूलने लगती है, हाथ पैर फूलने लगता है, वो चीजें एग्जाम में ना हो, उससे पहले टेस्ट सीरीज अपने रूम में बैठ के वो माहौल क्रिएट करके उस प्रेशर को झेल के दीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपने दिया, अब उसके बाद प्रैक्टिस, आप कॉन्फिडेंट एनफ, यू आर एनफ कॉन्फिडेंट। यहाँ पे देखो एक चीज हो सकती है कि कभी कभी टेस्ट सीरीज आपकी गड़बड़ हो, आपको लगे कि यार बहुत अच्छा मार्क नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस टेस्ट सीरीज इज नॉट गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू, ठीक है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां गलती रह गई उसको सुधार करिए, सुधार करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, ठीक है। टेस्ट सीरीज, चलिए टेस्ट सीरीज हमने दे लिया। अब एग्जाम का दिन है, जाके फोड़ फाड़ मचा देने दो, तो सब तो कर रखा है, सब पढ़ रखा है, कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप को, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आप जब रहेंगे एग्जाम अच्छे से दीजिए, बाकी मालिक है, ऊपर वाला है, अल्लाह है, भगवान है, जो भी जैसा होगा देखा जाएगा। चलिए आप परेशान मत होइए। अब कुछ अब लगे हाथ बता ही देता हूँ एग्जाम टिप्स, कि देखो एग्जाम जब दिया जाता है तो घबराया नहीं जाता है किसी चीज़ को, क्योंकि कोई भी एग्जाम खाली नॉलेज आपका टेस्ट नहीं करता, वो आपका पेशेंस चेक करता है कि आपके अंदर धैर्य क्या है, ठीक है। आपके डिसीजन पावर को चेक करता है कि आप डिसीजन ले पाते हो कि नहीं, क्योंकि क्या होता है प्रीलिम्स एग्जाम में कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आंसर सब तो होता है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी है आउट भाई, आपको खाली चूज करना है। तो चूज कब कर पाओगे, जब आप पढ़े रहोगे तब, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना होता है, पेशेंस थोड़ा, सब सारी चीजें होती हैं। हाँ एक चीज, अब देखो सारी मेहनत आपने कर ली, पढ़ाई अच्छे से कर ली, बहुत समय दिया, 1 साल इन्वेस्ट किया, अब परीक्षा का दिन आया, अब वो 2 घंटे जो परीक्षा के होते हैं ना, ये आपको डिसाइडिंग फैक्टर। आप कहते हो सर ये 2 घंटे कैसे जिंदगी डिसाइड कर सकते हैं, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। तो इस 2 घंटे में अगर आपने इतनी मेहनत कर ली, अगर ये 2 घंटे आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं इस तैयारी करने का। तो ये 2 घंटे आपको परफॉर्म करना है, लेकिन प्रेशर में नहीं आके, प्रेशर में चीजें नहीं करना, रिलैक्स होकर छोटी से छोटी चीजों को ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो मैं फॉलो करता हूँ एग्जाम देने के लिए। जैसे मान लो कल एग्जाम मेरा है, तो आज सेंटर से पहले आप पहुंच जाओ, आपको पता हो क्लियर, आप दूर अगर सेंटर पड़ा हुआ है तो 1 दिन पहले प्लीज कृपा करके मत पढ़िए। आप पढ़ते हो दिमाग को थका देते हो, 1 दिन पहले दिमाग को रिलैक्स रहे। 1 दिन पहले जितना मर्जी उतना पढ़ो, एकदम कमर तोड़ पढ़ो बिल्कुल एकदम, लेकिन 1 दिन पहले अपने आप को रिलैक्स रखो, ठीक है। 24 घंटे पहले अपने रिलैक्स रखो दिमाग को, और प्लीज कृपा करके सेंटर पे हाथ जोड़ रहा हूं, मत पढ़िए। दिमाग थक जाएगा तो ये 2 घंटे काम नहीं करेगा, दिमाग की भी तो एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, थक जाएगा वहाँ 2 घंटे। तो रिलैक्स रखिए, शाम को हल्का खाना खा के सोइए। जैसे छोटे छोटे आपकी चीज़ें ध्यान रखना, कपड़े डिसाइड कर लीजिए शाम को, सुबह नहीं अरे मम्मी ये पापा ये परेशान हो रहा हो, नहीं। पैसे पर्स मत रखिए, पर्स थोड़े बहुत पैसे अपने रख लीजिए, आईडी कार्ड वगैरह रख लीजिए, फोटो वगैरह अपना रख लीजिए, ठीक है। एडमिट कार्ड के 2 कॉपी रखिए, एक बैग में रखिए, एक पॉकेट में रखिए, अगर चल जाते पॉकेट से गिर गया तो एडमिट कार्ड जो आपका यहाँ वाला काम आएगा, फिर उसके लिए परेशान हो गए। यानी कि आपके सिलेक्शन में ये हमेशा छोटी छोटी चीजें, हर चीज मायने रखती है। आपका जितना ये मायने रखता है एग्जाम के दिन आप कैसा कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी जिंदगी वहीं से डिसाइड होने जा रही है, आपका करियर डिसाइड। और डर सभी को लगता है भाई, डर किसको नहीं लगता, मैं टॉपर हूं चाहे कोई भी टॉपर, सभी को डर लगता है। अगर डर नहीं लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब डर जरूर सभी को लगता है, लेकिन संयम से काम लेना होता है, पेशेंस से। अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है पहले पन्ने में पूरा क्वेश्चन ही ना आए, तो आप टेंशन में जाओगे, आप तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होने का। नहीं, पेशेंस से काम लीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए 2 घंटे, दिमाग सही रहेगा, कूल रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन दूसरे पेज का आएगा। और कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस को अब एक बार पास हो जाए, आप देख लो एक बार, छूटे नहीं क्वेश्चन। पता लगा अरे यार लास्ट में तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, छोड़ दिया मैंने,
तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और लास्ट टिप्स आपके लिए होगा एक, क्या यूज करते हैं हम निगेटिव मार्किंग में, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। पूरा कंप्लीट वीडियो मैं बना रहा हूं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप कहोगे ये क्या है साहब? देखो, जब हमारी निगेटिव मार्किंग होती है, अगर 1/2 है तो हम रिस्क नहीं लेते हैं, 1/3 है तो हम रिस्क लेते हैं, 1/3 या 1/4 पर रिस्क ले लेते हैं। जनरली 1/3 होती है या 1/4 होती है निगेटिव मार्किंग। तो हमें एलिमिनेशन क्या कहता है? जैसे ये क्वेश्चन लिखा हमने, टैबलेट के बारे में क्वेश्चन लिखा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन मान लो जैसे 125 था, 125 में 60 से 70 100% से तो मैंने कर दिया, लेकिन सिलेक्शन 90 पे होना है। अब 90 तक कैसे पहुंचोगे? ऐसे ही तो टेक्निक अपना अपना के पहुंचोगे। तो जैसे मान लो एलिमिनेशन लगा, आपने देखा पढ़ा, ये ऑप्शन नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब क्या करना आपको? अच्छा, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, यानी कि जहां पूरा गलत होने का चांस था वहां 50% चांस तो बना ना आपका, कि 50% उम्मीद है कि सही हो सकता है, तो आप इस पर बिल्कुल रिस्क लीजिए, क्योंकि आप वैसे भी 60-70 क्वेश्चन कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, जिसका मतलब आप सेलेक्ट नहीं होने वाले हो, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अंधी मार के चले। जहां पे बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं पता हो, प्लीज मत छेड़िए, जितना करके आए वहीं तक छोड़ दीजिए, रिस्क मत लीजिए, ठीक है, अदरवाइज विल बी निगेटिव। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा मेथड एलिमिनेशन। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस पूरा आपको पसंद आएगा, ठीक है। आप बोर्ड देख के मत घबराया करो, आपके लिए मैं ये पूरा सिलेबस लेके आता हूं, तो जरूरी है, अगर लिख के नहीं लाऊंगा, लिखने बैठूंगा तो इट विल बी वेरी लेंथी वीडियो फॉर यू पीपल। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता, अगर मैं आपसे शेयर नहीं करता तो फिर कैसे सारी चीज़ें फैलती। मेरी एज ए टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, मैं टीचरों को बच्चों को गाइड करूँ, ठीक है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो पैसे नहीं दे पा रहे कोचिंग में, जो परेशान है, जिनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पढ़ तो रहे इंस्टीट्यूट से, लेकिन गाइडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है? सोर्सेस को लिमिट करना है, मतलब एक चीज के लिए एक, जैसे यहाँ केडी त्रिपाठी मैंने बताया, दुनिया भर की कॉलेज किताबें पीएचडी करने में बैठ जाए, एक किताब लेके पढ़ो, लिमिटेड सोर्स रखो और मल्टीपल रिवीजन पे भरोसा रखो, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेज विथ मल्टीपल रिवीजन विल डेफिनेटली क्रैक एन एग्जाम। आप इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो, आप देखना ध्यान से, चाहे वो आईएएस के हो चाहे पीसीएस के हो, वो यही टिप्स बताते हैं। तो अगर अब देखिए, वीडियो जब आपको अच्छी लगेगी तो आप शेयर भी करोगे ज़्यादा ज़्यादा, और अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्रेस बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि जैसे यहाँ वीडियो डालूंगा मैं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी, रेगुलर आपकी क्लासेज आती रहेंगी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। कोरोना के टाइम में बच कर रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।